जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर्स के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को पिछली क्लास में बताया है कि मेरा ये न्यू चैनल है यूट्यूब पर। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी से क्लास स्टार्ट होने से पहले कि मेरे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्यों सब्सक्राइब कर लें, तो मैं ये बता देता हूँ क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री होंगी आप सभी लोगों के लिए। बाकी आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं जिन पे क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि पेड क्लासेस चला रहे हैं, पेड कोर्सेज़ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा। आपको सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी, सारे कोर्सेज फ्री मिलेंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, आगे और भी जो प्रैक्टिस करवाएंगे वो उसकी भी सारी पीडीएफ एंड कोर्स सारे कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा जो है मनोबल बढ़ेगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा, मैं और भी अच्छी क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को मेरे चैनल पे हर तरह की चीज़, अगर आप टीचर वास्तव में इस बार बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को मैं बिल्कुल आसानी से, हाँ, जो लोग मैथ वाले हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उनको मैथ की क्लासेस मैं खुद करवाऊँगा और इतने ढंग से, बाकायदा ढंग से करवा दूँगा कि आपको मैथ नहीं, चुटकियों में आप हल करके आएंगे, चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे क्लास चालू करते हैं। KVS 2022-23 बाल विकास CDP जो कि क्लासेस चल रही हैं आज, उसकी क्लास 3rd होगी। तो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे आज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम लोग क्या देखेंगे, ये देख लेते हैं। अच्छा, किस पे इंडिविजुअल डिफरेंस किसका है, तो आनुवांशिक और अर्जित, यानी कि आनुवांशिकता से क्या होता है और अर्जन क्या है, इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। यानी इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। ठीक है ना, तो इनहेरिटेड देखते हैं। आनुवांशिकता 3 टाइप से होती है। कैसे, एक फिजिकल आनुवांशिकता हो सकती है, ठीक है, फिजिकल आनुवांशिकता होती है, मेंटल आनुवांशिकता होती है और टेम्परामेंटल आनुवांशिकता हो सकती है। ठीक है, और एक्वायर्ड क्या होता है, एक्वायर्ड में हम लोग देखते हैं, एक्वायर्ड जो है सोशल एक्वायर्ड होता है, कल्चरल एक्वायर्ड होता है, एजुकेशनल होता है और इमोशनल एक्वायर्ड होता है। ठीक है ना, तो ये एक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्लासेस करेंगे क्योंकि बाकी बाद में तो मुझे PDF देनी है आप लोगों को, तो आप थोड़ा सा नोट्स करते रहिए, है ना, जो मेन रहे, क्योंकि PDF मैं तब दूंगा जब सारी क्लासेज हो जाएंगी। अभी तब तक के लिए आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड वाइगर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है ना, तो मोटिवेशन के बारे में देख लीजिए, यानी कि हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, तो मोटिवेशनल 2 तरह से होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है ना, तो मोटिवेशन 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। लोकस ऑफ कंट्रोल एंड लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। आज थोड़ा जल्दी क्लासेस कराएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, आप लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते उसमें ना। तो देखते हैं आज आगे थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी। और जिन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही है लिखने में, तो वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, क्योंकि कई लोगों ने बताया मुझे कि आप क्लास लंबी हो जा रही है तो दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं है, मैं क्लास थोड़ा छोटी करने की कोशिश करूँगा। तो अंतः आत्मा से, क्या, अंतः आत्मा से, लोभ की दृष्टि से, क्या, लोभ की दृष्टि से, इंटरनल, अंतर आत्मा से, यानी कि जो अंदर से जब हम कुछ सीखते हैं वो क्या होता है, ये तो इंटरनल होता है। लोभ की दृष्टि क्या होता है, रिवॉर्ड, सैलरी एंड मार्क। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक BF स्किनर, कौन, BF स्किनर, अभिप्रेरणा के संबंध में इनका मानना जो है वो क्या मानना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है। क्या होता है, नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। क्या होगा, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतना ही अच्छा सक्सेस रेट होता है। ठीक है, बच्चों में इंटरनल यानी आंतरिक अभिप्रेरणा में बढ़ावा देना चाहिए। क्या देना चाहिए, बच्चों को अंदर से मोटिवेट करना चाहिए। यानी कि इंटरनल का मतलब क्या होता है कि बच्चों को अंदर कुछ ऐसी, बच्चों के सामने बातें बताई जाए, कुछ ऐसा करके दिखाया जाए जिससे बच्चा अंदर से उत्साहित हो, हतोत्साहित नहीं, उत्साहित हो, बच्चे के अंदर उत्साह बढ़े, वो करने की कोशिश करे फिर अपने आप से। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं अभिप्रेरणा के चक्र, साइकिल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, NDA एंड GAR। तो आगे देख लेते हैं हम लोग, ये देख लीजिए, ये चक्र बना हुआ है। इस चक्र में देखते हैं हम लोग कैसे क्या है, देख लीजिए।
नीड है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है नीड। फिर क्या है, ड्राइव, प्रोडोज, एरोसल, ठीक है, उत्तेजना, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशन, व्यवहार, उपलब्धि, फिर अचीवमेंट होता है, फिर उसके बाद उत्तेजना में कमी, रिडक्शन ऑफ एरोशन, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये एक चक्र होता है, ये इसी चक्र में क्या होता है, अभिप्रेरक का ये चक्र होता है, इसी चक्र में चलता है। तो अगर ऐसा चक्र है तो यही चक्र, इस चक्र के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चक्र हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। मध्याह्न भोजन, ठीक है, मध्याह्न भोजन मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, ये देख लीजिए आप। मिड डे मील आप बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे। मिड डे मील स्कूलों में जो खासकर जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें से चलता है मिड डे मील। तो मिड डे मील के बारे में आप लोग याद रखिएगा। मिड डे मील क्या होता है ये याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी मिड डे मील की, 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में हुई थी। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहा होगा, लिख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि फ़िलहाल मैंने तो नहीं खाया है, हो सकता है कुछ लोगों ने खाया हो मिड डे मील बचपन में, तो फिलहाल मैंने तो नहीं खाया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। फिजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं, सर्वाइवल नीड्स, अस्तित्व की ज़रूरत, फूड, वाटर एंड शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील, ठीक है ना। क्या, फूड, वाटर, शेल्टर यानी रहने की जगह, स्लीप यानी सोना, और मिड डे मील यानी कि भोजन, दोपहर का भोजन जो होता है, मिड डे मील, ठीक है ना। तो इतनी क्या होती हैं, ये शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, अस्तित्व की ज़रूरतें होती हैं। ये ज़िंदगी जीने के लिए इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप लोग जानते हो, जिनके पास क्या नहीं होता, शेल्टर नहीं होता, ठीक है ना। क्या नहीं होता, शेल्टर नहीं होता, फूड भी अवेलेबल नहीं होता, कभी कभी शेल्टर नहीं होता, बहुत सारे लोगों को आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब क्या कहें, अपनी कंट्री में तो ऐसी चीज़ें हैं ही हैं, बाहर भी बहुत सारी कंट्रियों में ऐसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैंने देखा है, पढ़ा है, कि अपने यहाँ ये कंडीशन, अपना देश तो तरक्की कर रहा है लेकिन इस कंडीशन में सुधार नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग सड़क पे घूमा करते हैं, जिनको देख के एक अंदर से ऐसी भावना आती है कि क्या बताएं, है ना। तो उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, पहनने को कपड़े नहीं होते हैं उनको, वो तो किसी दुकान पे खड़े हो जाते हैं तो लोग उसको क्या करते हैं, दुत्कार के हटा देते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंसानियत को ख़त्म कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और इन सारी चीज़ों का निवारण भी करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये मेरी राय है, बाकी मैं किसी के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, मैस्लो को आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। तो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत यह है, देख लेते हैं हम लोग। शारीरिक आवश्यकता, क्या, शारीरिक आवश्यकता, सबसे पहले नीचे बेस देखते हैं हम लोग, शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। फिजिकल नीड्स, ये फिजिकल नीड्स, ये शारीरिक आवश्यकता यानी फिजिकल नीड्स, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, सुरक्षात्मक आवश्यकता, फिर क्या है, प्रेम व अपनत्व की आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, फिर आत्मा सिद्धि। तो ये सारी जो चीज़ें, बेस क्या होता है, शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा होनी चाहिए, फिर प्रेम और अपनत्व होना चाहिए, और सम्मान की भावना होनी चाहिए, सम्मान की आवश्यकता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फिर सम्मान उनको मिलना चाहिए, और फिर क्या, आत्मा सिद्धि, ठीक है, आत्मा सिद्धि। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट वाला जो है आईक्यू चेक करते हैं आज हम लोग, देखते हैं कि इसके अंदर कितना आईक्यू है, ठीक है। तो आईक्यू देखते हैं। आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण, क्या, आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू, ठीक है। तो आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू मीन्स क्या होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट। हाँ, बहुत लोगों को आईक्यू का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो ये देख लीजिएगा, आईक्यू मीन्स क्या होता है, आईक्यू मीन्स होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। बुद्धि लब्धि, हिंदी में क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ जर्मन बॉर्न, ठीक है, theoretical physicist and philosopher of science whose estimated IQ score is about 160 पॉइंट, क्या है, 160 पॉइंट, किसका, अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू लेवल कितना है, अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू लेवल कितना है, 160 पॉइंट, कितना है, 160 पॉइंट है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, 160 पॉइंट आईक्यू स्कोर है, किसका, अल्बर्ट आइंस्टीन का, ठीक है। अच्छा, वो टेस्ला को जो मालिक है, क्या कहते हैं उसको, अरे नाम नहीं आ रहा उसका,
उसका उसका कितना है, उसका आई थिंक 165 है, 165 है उसका। और जो ये फेसबुक का जो है मार्क जुकरबर्ग, तो इसका जो है, इसका है 152। हाँ, टेस्ला का जो वो क्या कहते हैं, फिर यार भूल गए, एलॉन मस्क, ठीक है, एलॉन मस्क का 165 है और मार्क जुकरबर्ग का 152 है शायद, ठीक है ना। तो ये लोग ये इससे आइंस्टीन से भी ज़्यादा इसका IQ है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बता दें, ज़्यादा IQ लेवल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में बुद्धिमान होंगे, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में बुद्धिमान ही हों। हाँ, एक किसी पर्टिकुलर चीज़ में भी हो सकते हैं आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे हम लोग स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, तो स्केल क्या है, बिनेट के अनुसार स्केल क्या है देख लेते हैं हम। तो जीनियस कौन होता है, जिसका IQ लेवल 140 से क्या होता है, ऊपर होता है, वो जीनियस होता है। वेरी सुपीरियर कौन होता है, 120 से 139, 120 से 139। फिर सुपीरियर कौन होता है, 110 से 119। एवरेज क्या होता है, जो कि लगभग यही होता है लोगों का, क्या होता है, एवरेज होता है 90 से 109, ये एवरेज होता है लोगों का। ज़्यादातर लोगों का यही होता है 90 से 109, ठीक है। डल क्या होता है, डल 80 से 89, डल मतलब जो एवरेज से थोड़ा नीचे, ठीक है। बॉर्डर लाइन किसे कहते हैं, जिसमें मंद बुद्धि बच्चे आ जाते हैं, बॉर्डर लाइन किसे कहते हैं, 70 से 79, किसे 70 से 79, ये मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है, मंद बुद्धि, सॉरी, ठीक है ना, ये मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है। उसके बाद मोरॉन, फिर एम्बेसाइल और इडियट्स, जो बहुत ही नालायक किस्म का बच्चा होगा, जो एकदम ही मंद बुद्धि का मतलब होता है मंद बुद्धि से भी मंद बुद्धि, एक तरह से मान लो बहुत ही वो, तो बिलो 20, ठीक है ना। तो ये चार्ट आप लोगों को याद रखिएगा, इस चार्ट के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। ये चार्ट ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा इंटेलिजेयर से होती है, क्या होती है, इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से किससे होती है, लैटिन भाषा से इंटेलिजेयर से होती है। और इसका अर्थ क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, क्या होता है इसका अर्थ, अंडरस्टैंड है। इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होता है, क्या होता है, इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, अडॉप्ट एंड लर्न, क्या, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, क्या रीजन है, अडॉप्ट एंड लर्न, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब IQ लेवल चेक कैसे करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। IQ लेवल कैसे चेक किया जाता है, IQ लेवल इक्वल्स टू होता है मेंटल एज, क्या, अपॉन में क्या, क्रोनोलॉजिकल एज यानी बायोलॉजिकल एज। अब मेंटल एज क्या होती है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, और इनटू में 100 यानी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो अब इसको एक और देख लें, MA/CA इंटू 100, ऐसे करके निकाला जाता है क्या, IQ, ऐसे करके क्या निकाला जाता है, IQ। देखते रहिए भैया, देख इसमें पता चल जाएगा किसका IQ कैसे है। तो पहले अब ये देख लेते हैं मेंटल एज क्या होती है और क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज क्या होती है। तो मेंटल एज का मतलब होता है मानसिक आयु, देखो यहाँ लिखा हुआ है, और क्रोनोलॉजिकल या बायोलॉजिकल आयु होती है वास्तविक आयु। वास्तविक आयु जैसे कि आप कब पैदा हुए, कब तब जब से पैदा हुए तब से लेकर अभी तक की एज आपकी क्या है, ये हो गई आपकी वास्तविक एज या क्रोनोलॉजिकल एज या बायोलॉजिकल एज, इसको कहते हैं। जो आप रियल में अभी आपकी जो एज होगी उसे ही कहते हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज एंड या बायोलॉजिकल एज, ठीक है। मानसिक एज क्या होती है, मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत लोग आप लोग देखा होगा कि इंसान की एज मान लो अभी 14 ईयर्स की है, लेकिन वो जो काम करता है ना, कुछ ऐसा काम करता है जिसके जो 18 ईयर्स के बच्चे या 20 ईयर्स के बच्चे काम करते हैं, वैसा काम कर रहा है। तो वो क्या हो गई, वो हो गई उसकी मेंटल एज, कि उसका जो दिमाग है वो 20 साल के बच्चों की तरह है, लेकिन उसकी एज क्या है, 14 साल की है, ठीक है। तो ये जो अब इसका जब निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, 20 यानी कि 20 हो गया इसका मानसिक यानी मेंटल एज, और 14 इसका क्या हो गया, 14 हो गया इसका वास्तविक एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज, और इनटू में 100, ऐसे करके निकालते हैं। जो भी निकलेगा, ठीक है, वही आता है क्या, आपका आएगा IQ, ठीक है ना।
तो इस तरह से आईक्यू निकालते हैं, समझ गए ना। अब मेन मुद्दा ये आता है कि अब मेंटल एज पता कैसे करते हैं। मेंटल एज पता करने के कई सारे नियम हैं और कई सारे सिस्टम बनाए गए हैं। कुछ होते हैं जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते पूछे जाते हैं, जिसका आईक्यू लेवल चेक करना होता है। उसके उन क्वेश्चंस के हिसाब से, उन बेसिस के हिसाब से आप लोग अपना आईक्यू चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे देखना मिल जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे की रियल एज क्या होती है? रियल एज 10 वर्ष है। देखो यहाँ बता दिया गया, किसी बच्चे का रियल एज क्या है? 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे का जैसे काम करता है। अगर किसी बच्चे का उम्र जो है 10 वर्ष है, उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे के जैसा काम करता है, तो आईक्यू लेवल देखो यहाँ निकल 12/10 इंटू में 100, तो 120, यानी कि उस बच्चे की जो आईक्यू लेवल है वो कितनी है? 120 है। तो एवरेज एज क्या है? 90 से 110, नहीं 90 से 10 है। तो क्रोनोलॉजिकल एज CA इज़ द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, यानी ये तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो 1905 मतलब कि 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ। कब हुआ था फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? कब हुआ था? 1905 में हुआ था, पहला बुद्धि परीक्षण, ठीक है ना। और अल्फ्रेड बीनेट एंड थियोडोर सीमोन ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बीनेट एंड थियोडोर सीमोन ने किया था, ठीक है ना, सीमोन ने किया था। और इसके बाद 1908 में फिर मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया। कब आया? 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया, जो अल्फ्रेड बीनेट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड बीनेट के द्वारा दिया गया। उसके बाद 1912 में आईक्यू कंसेप्ट आया, क्या? विलियम स्टॉर्म के द्वारा। किसने दिया? विलियम स्टॉर्म के। ये भैया आप लोग जो है ना नोट कर लिया किसके द्वारा क्या दिया गया। 1909 में अल्फ्रेड बीनेट एंड थियोडोर सीमोन ने क्या दिया था? पहला बुद्धि परीक्षण किया। उसके बाद 1908 में अल्फ्रेड बीनेट के द्वारा क्या दिया गया? मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया गया। और फिर 1912 में आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया गया। क्या दिया गया? आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया गया। मेंटल एज कॉन्सेप्ट कब दिया गया? 1908 में। और आईक्यू कॉन्सेप्ट कब दिया गया? 1912 में। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अल्फ्रेड बीनेट के द्वारा दिया गया। और आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? विलियम स्टर्म के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सृजनात्मकता और बुद्धि, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्या? क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। Researchers have found that the relationship between creativity and intelligence is positive। क्या? सकारात्मक होती है, ठीक है। टर्मैन इन दी 1920 यानी 1920s फाउंड दैट पर्सन्स विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव। देखो वही चीज़ यहाँ पे आ गई जो भी मैं आपको बता रहा था कि 1920 में टर्मैन ने ये पता लगाया कि ज़रूरी नहीं है कि किसी का जो IQ है वो क्या है? हाई है, लेकिन वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव, ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ वही चीज़ आ गई जो अभी मैं आपको बता रहा था। एंड अर्थात हर एक हाई IQ वाला बच्चा रचनात्मक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये आप लोग देख लीजिए। अर्थात हर एक बच्चे का IQ लेवल जो हाई हो, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा रचनात्मक ही हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रिएटिविटी के तत्व, एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स देख लेते हैं हम लोग। FFOE, ठीक है, तो देख लेते हैं। F का मतलब क्या होता है? फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह। फिर F का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। O का मतलब होता है ओरिजिनल यानी मौलिकता। और E का मतलब होता है एलेबोरेशन मतलब होता है विस्तार। क्या होता है? विस्तार। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या है? JP गलफोर्ड ने थिंकिंग को 2 भागों में प्रस्तुत किया। किसमें? JP गलफोर्ड ने थिंकिंग को 2 भागों में प्रस्तुत किया। कौन कौन से 2 भाग हैं ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो अपसारी सोच एंड अभिसारी सोच, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट देख लेते हैं। अपसारी सोच क्या होती है? ओपन एंडेड होती है, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी होती है, आउट ऑफ द बॉक्स होती है, और मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। कौन सी? अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो ओपन एंडेड होती है, ठीक है, खुले दिमाग से जो लोग सोचते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी वाले लोग होते हैं।
आउट ऑफ द बॉक्स नहीं वही बात हो गई जो अभी ऊपर बताया कि खुले दिमाग से जैसे लोग सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स वही चीज़ हो गई। मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, ये एक चीज़ से कई सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग खुले दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, खुले दिमाग का मतलब ये नहीं कि दिमाग को खोल देते हैं ऐसा कुछ नहीं है भैया। खुले दिमाग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, टीचर बनने चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो समझ सकते हैं। खुले दिमाग का मतलब है कि एक लिमिटेड एरिया में रह के नहीं सोचते हैं वो लोग, बाहर दूर दूर की आए दूर तक सोचते हैं, दूर तक सोच के तब कोई काम नहीं करते हैं, तब उसका कोई निष्कर्ष निकालते हैं। अब सारी सोच क्या होती है, कन्वर्जेंस क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो अब सारी सोच यानी कन्वर्जेंस थिंकिंग क्लोज्ड इंडेड होती है, यानी कि एक लिमिटेड समझ लो एक तरह से। रिलेटेड टू इंटेलिजेंस होती है, ये इसमें केवल बुद्धि की बात होती है। एमसीक्यू सॉल्व करने में ये एमसीक्यू जल्दी सॉल्व कर लेते हैं लोग, क्या एमसीक्यू जल्दी सॉल्व कर लेते हैं जो लोग अभिसारी यानी कि क्लोज्ड होते हैं, जो लोग वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। लिमिटेड सोल्यूशन होता है, देखो वही चीज़ आगे नीचे लिमिटेड सोल्यूशन होता है, क्लोज्ड इंडेड होती है यानी लिमिटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। क्लास कितनी हो गई, देखो यार कितना भी जल्दी करो, कितना भी करो, 20 मिनट की क्लास हो गई। हम लोग सोचते हैं कि अभी हमें लगता है यही वाली क्लास करके हम लोग बंद कर देना चाहिए हमें, ठीक है। नोट क्या है, नोट में देख लेते हैं। अपसारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा। कौन सा? अपसारी सोच वाला यानी डाइवर्जेंस वाला क्या नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा। परंतु हर क्रिएटिव व्यक्ति क्या नहीं होगा, व्यक्ति अपसारी सोच यानी डाइवर्जेंस थिंकिंग अवश्य रखता होगा। बात समझ में आई कुछ? जो कह रहा अपसारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा। जिसकी अपसारी थिंकिंग होगी, जरूरी नहीं यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसकी है, जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव ही हो, लेकिन जो बंदा क्रिएटिव होगा वो अपसारी होगा ही होगा। ये याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जरूर बहुत मस्ट है, इसको पूछना जरूरी है। तो हमें लग रहा है कि क्लास हो रही है ज़्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे क्लास ऑफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट की क्लास हो चुकी है। इसके आगे कल कराएंगे, कहाँ से, गिफ्टेड चिल्ड्रन से, ठीक है ना। तो इसके आगे की क्लास हम लोग कल करवाते हैं, ठीक। तो अभी आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्लास को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक। क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हाँ, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फ्री में क्लासेस मैं उपलब्ध करवाऊंगा, सारी क्लासेस उपलब्ध करवाऊंगा, अच्छे से अच्छे टीचर्स के द्वारा उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, अच्छे से अच्छे नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। बस आप लोग क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना आप काम कर दीजिएगा ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोगों को भी अच्छी अच्छी क्लासेस लाऊंगा। और मैथ के लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैथ मैं खुद करवा दूंगा और बहुत ढंग से करवा दूंगा, ऐसे ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा, आप लोग बहुत जल्दी आसानी से पेपर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।